हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एसएससी विज़ार्ड्स। मेरा नाम दिलीप कुमार है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको मॉक टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है, किस स्ट्रेटजी के साथ करना है और आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के फ़ायदे जो कि आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो जो एसएससी के लिए रेलेवेंट टेस्ट सीरीज़ थी वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी कि एक ग्रेड अप और एक है टेस्ट बुक। तो ये दोनों को अटैम्प्ट करने का पैटर्न भी हमने आपको बताया था कि पहले आपको कौन सी करनी है और उसके बाद कौन सी करनी है। आप चाहे तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो परफॉर्मेंस है, चाहे वो मॉक टेस्ट हो चाहे एक्चुअल एग्ज़ाम हो, वो आपकी डिपेंड करती है आपकी मेंटल स्टेट पर, मेंटल स्टेबिलिटी पर, कि आप कितना स्टेबल होकर एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और किस माइंडसेट के साथ आप एग्ज़ाम देने लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार बात करें क्या होता है कि फ्रेंड्स जैसे ही हम मॉक टेस्ट देने के लिए बैठे, 10 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन में से क्या हुआ कि हमारे 5 क्वेश्चन मतलब हमें डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, 7 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहे हैं। तो क्या होता है कि हमारा स्टार्टिंग में ही थोड़ा माइंड अपसेट हो जाता है और क्या होता है कि उसके बाद का फिर जितना भी हमारा एग्ज़ाम होता है या मॉक टेस्ट होता है, सब बेकार हो जाता है, क्योंकि हमारा जो भी स्टेबिलिटी थी, जो भी एनर्जी थी, हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में वेस्ट कर दी और उसके बाद का पेपर हमें लगता है कि अब हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा 5-7 क्वेश्चन के छूटने से। फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों को टैकल करने के लिए, इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए हम मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं कि अगर ऐसा भी कुछ सिनेरियो हमारे साथ एग्जाम में हो जाए तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हो और इतनी जल्दी अपनी मेंटल कूल जो है हमारा, वो हम लूज़ ना करें। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चीज़ों से एग्ज़ाम में बचने के लिए हम पहले ही स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम एग्ज़ाम जो होगा या हमारा मॉक टेस्ट होगा उसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। फ्रेंड्स, उसके लिए हमें देखना है, सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है कि हमारी स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है या फिर एसएससी के अकॉर्डिंग हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी बात करूं या किसी और अदर स्टूडेंट्स की भी बात करूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में फोबिया होता है जीके का, इंग्लिश का या फिर मैथ्स का। लेकिन रीजनिंग क्या है कि हर स्टूडेंट अटैम्प्ट करके आता है, चाहे कैसे भी करे। 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन में से 20 करे या 22 करे या 25 करे, लेकिन हर क्वेश्चन मतलब लेकिन हर स्टूडेंट जो है रीजनिंग अटैम्प्ट कर सकता है और रीजनिंग में हाई स्कोर भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यही होता है कि जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करें तो या मॉक टेस्ट स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप रीजनिंग का सेक्शन उठाइए। रीजनिंग के सेक्शन में क्या है कि आपको क्वेश्चंस पहले से ही पता होता है, क्वेश्चन का पैटर्न आपको पहले से ही पता होता है। तो आप, अगर आपका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर भी आता है तो आप 25 में से 23 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जैसे ही आपको पता लगेगा कि 25 क्वेश्चन में से आपने 23 क्वेश्चन कर दिए हैं या 25 क्वेश्चन भी कर दिए हैं, तो फ्रेंड्स आपको अपनी परफॉर्मेंस वहीं से पता लग जाएगी कि इस एग्जाम में आप क्या स्कोर करने वाले हैं। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपको जैसे ही पता लगेगा कि 50 नंबर का पेपर आपने अटैम्प्ट किया है और उसमें से भी आपने कहीं ना कहीं 46 मार्क्स आपने कंफर्म कर लिए हैं, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको मतलब अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर कि हाँ, अब मेरा ये सेक्शन अच्छा हो चुका है और मैं आगे के जो सेक्शन है उनमें भी बड़ा अच्छा करूंगा। तो हम रिकमेंड करते हैं फ्रेंड्स कि आप जब भी मॉक टेस्ट या एक्चुअल एग्जाम देने के लिए बैठे तो सबसे पहले आप रीजनिंग को उठाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस का होना एग्जाम के एंड तक, कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्फिडेंस बीच में ही कहीं हिल गया तो आप, या फिर आप पहला सब्जेक्ट जो भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस वहीं हिल गया तो आपका पूरा एग्जाम बेकार है। आप पहले ही परेशान हो जाएंगे और एग्जाम देने का आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो रीजनिंग के लिए भी फ्रेंड्स आपको मतलब 60 मिनट्स का एग्जाम होता है, तो रीजनिंग में आप हद से हद मानकर, अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आता है तो आप अपने 15 से 16 मिनट लगाकर चलिए कि आपको 15 से 16 मिनट आपको रीजनिंग को देने हैं। और अगर आपका पेपर इजी आ जाता है तो आप 12 से 13 मिनट। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो एसएससी जो टीसीएस का भी रीजनिंग का पैटर्न है वो मतलब हार्ड पेपर होता था, तो भी 14 से 15 मिनट में मैं ख़त्म कर देता था और इजी आता था तो 11 से 12 मिनट में आराम से ख़त्म हो जाता था रीजनिंग का सेक्शन। और हाई स्कोरिंग भी रीजनिंग का सेक्शन ही रहता था। रीजनिंग के बाद आप फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो आप नेक्स्ट सेक्शन अटैम्प्ट कर सकते हैं जीके का। जीके के में क्या है कि करंट अफेयर्स आपसे ज़्यादा पूछता है और कई बार क्या होता है कि आपके क्वेश्चन से कुछ पजलिंग भी आ जाते हैं। जीके में तो आप यही सोचते हैं कि आपका 30 आ जाए स्कोर, वही काफ़ी बड़ी बात है। तो रीजनिंग के बाद जीके अटेम्प्ट करने का आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो रीजनिंग में कॉन्फिडेंस बना हुआ है, जीके में जाके आपका वो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा। अगर आपको पता लगता है कि जीके में आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये श्योरिटी रहेगी कि रीजनिंग के और जीके के मिलाकर आप कहीं ना कहीं 70 से 75 स्कोर कर जाएंगे, तो इतना इनफ है। और अगर आपका जीके अच्छा सेक्शन आ जाता है या इजी सेक्शन आ जाता है तो आप उसमें हाई स्कोर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको जब 100 मार्क्स का पेपर आपका अटैम्प्ट हो जाएगा, मॉक अटैम्प्ट हो जाएगा, तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ 75 आ चुके हैं मेरे पास और अभी जो हाई स्कोरिंग है, इंग्लिश टीसीएस का आसान आता है और मैथ्स भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं, आप उनके भरोसे भी जा सकते हैं एग्जाम में। तो आपका जो है रीजनिंग का कॉन्फिडेंस आपके लिए जीके में काम आएगा। और फिर आपको अटेम्प्ट करना है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में क्या है फ्रेंड्स,
प्री में आपसे पैराग्राफ पूछता नहीं है और क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट भी कितना है, आप मुश्किल से 2 मिनट में आप उसके 5 क्वेश्चन बड़े आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और टीसीएस का इंग्लिश इतना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं है, तो इंग्लिश में भी क्या है, आप रीजनिंग की तरह हाई स्कोर कर सकते हैं और वहाँ से फिर आपको कॉन्फिडेंस दोबारा गेन हो जाएगा। जो कि आपका जीके में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, आप वो इंग्लिश में फिर से गेन कर लेंगे और इंग्लिश में भी आप 40 से 45 तक स्कोर कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, टाइमिंग की अगर हम बात करें तो आपको ये 3 सेक्शन जो हैं आपके 25 मिनट में कवर हो जाने चाहिए। अगर आप 25 से अगर इनमें ज़्यादा टाइम लगा देते हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास मैथ्स के लिए टाइम बहुत ही कम बचा है। और जितनी जल्दी आप इन तीनों सेक्शंस को कवर करेंगे, जितनी जल्दी रीजनिंग को कवर करेंगे, और जीके और इंग्लिश में तो इतना टाइम लगता नहीं है, सिर्फ पढ़ना और आंसर मार्क करना होता है। तो जीके तो आप मुश्किल से 3 से 4 मिनट में कवर कर सकते हैं और 5 से 7 मिनट में आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी। तो 25 से 27 मिनट्स में आपके ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। और अगर बात करें सबसे लास्ट में आपको कौन सा सब्जेक्ट अटैम्प्ट करना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, या फिर आपको जो भी कोई मेंटर है, आप जो भी फॉलो करते हैं, सब आपको यही रिकमेंड करेंगे कि मैथ्स को आप सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करिए। फ्रेंड्स, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है कि आप जैसे अगर मैथ्स को स्टार्टिंग में अटैम्प्ट करने लगे या बीच में कहीं अटैम्प्ट करने लगे, तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, आप 2 मिनट लगा देंगे, 3 मिनट लगा देंगे, 4 मिनट लगा देंगे। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके जो इंग्लिश का जो पोर्शन था या जीके का जो पोर्शन था, जो आप 4 से 5 मिनट में पूरा कर सकते थे, मतलब आप 50 मार्क्स का आप उसमें अटैम्प्ट कर सकते थे, वो आपने सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे छोड़ दिया। लेकिन मैथ्स का क्या है फ्रेंड्स, आप लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे, आपका एग्जाम भी हार्ड आया हुआ है तो भी आप अगर 25 में से आप 15 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर देंगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। और कैलकुलेशन कई बार क्या होता है कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आती है, तो आपको लास्ट में ही प्रेफर करें, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटना होगा तो मैथ्स का क्वेश्चन छूटेगा। उसमें क्या होगा कि आपके 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे, 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप मैथ्स के इन 5 से 7 क्वेश्चन में जितना टाइम वेस्ट करते हो, उतने में तो आप पूरी इंग्लिश और पूरा जीके कवर कर सकते हैं। मतलब 5 से 7 मिनट में आप 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर सकते थे। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप मैथ्स लास्ट में करें। तो इससे क्या होता है कि फ्रेंड्स आपका जो भी माइंड है तो उस टाइम तक थोड़ा फ्रेश भी होता है, क्योंकि इंग्लिश और जीके आप करके आए हैं, तो आप मैथ्स को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस वगैरह जो है, माइंड रिलैक्स हो चुका है, आपके जो भी फ्रेश कैलकुलेशन है वो आपके पास आएंगी। हो सकता है मैथ्स का जो पोर्शन है आपका वो मॉक्स में ख़राब हो जाए, या फिर जो एक्चुअल एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। तो उसमें क्या रहेगा फ्रेंड्स कि आपका रीजनिंग आपने अच्छा अटैम्प्ट कर लिया, इंग्लिश आपने अच्छा अटैम्प्ट कर लिया, जीके भी आपका जो एवरेज अटैम्प्ट हुआ है, तो और मैथ्स में भी आपने 10 से 15 क्वेश्चन कर लिए, तो आपको कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हाँ भाई मैं प्री क्वालिफाई कर जाऊंगा। और नॉर्मलाइजेशन का तो आपने देख लिया है फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन का क्या है कि आपको 50-50 नंबर तक अब नॉर्मलाइजेशन में मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका डिफिकल्ट शिफ्ट में भी आता है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो पैटर्न है जैसे आपको बताया है कि आप सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करें, फिर जीके, फिर इंग्लिश और फिर मैथ्स, इस पैटर्न से आप करेंगे अटेम्प्ट तो आपका माइंड भी थोड़ा स्टेबल रहेगा, और जो आपका पेपर ख़राब होने का डर है वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि पेपर ख़राब कहाँ होता है, मैथ्स के एग्जाम, मैथ्स की शिफ्ट में पेपर ख़राब होता है कैलकुलेशंस की वजह से, और वही आप लास्ट में करेंगे तो कोई इशू नहीं है। आपका जितना ज़्यादा टाइम आप मैथ्स के लिए बचाएंगे उतना ज़्यादा आप मैथ्स में स्कोर कर पाएंगे। और मॉक्स में भी आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे ही आपने कोई भी, जैसे आप मॉक्स दे रहे हैं, ग्रेड अप के दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक के दे रहे हैं, उसमें क्या है कि आपको किसी क्वेश्चन का पता लगता है कि ये क्वेश्चन आपको पता नहीं है या टॉपिक आपको अभी कवर करना है, तो आप उसके लिए अलग से एक कोई नोटबुक ले लीजिए और जिसमें आप सिर्फ मॉक्स की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप सिर्फ वो लिखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई क्वेश्चंस होते हैं ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या भी नए क्वेश्चन हैं, उनकी आपको ट्रिक्स वगैरह नहीं पता होती और मॉक्स से आपको पता लगती है, तो आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं। जीके के कुछ क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं, वो आप वहाँ पर नोट करके आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको वोकैब्स वगैरह काफ़ी सारी ऐसे देखने को मिलेंगी जो मॉक टेस्ट से आपका एक्चुअल एग्जाम में डायरेक्ट आ जाती हैं, या फिर उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ साइन और एंटोन के दिए होते हैं, तो आप वो सब भी नोट कर बड़े आराम से याद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी।